Hello guys. Hello dear student. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English ज्ञान गंगा. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th NCERT सॉल्यूशन क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स को लेकर आए हुए हैं और सिविक्स के चैप्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन नामक चैप्टर है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे. ये सॉल्यूशन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं. ये जो है पहला क्वेश्चन है, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट. कुछ असत्य स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन ईच केस एंड रीराइट दीज करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर. आपने जो कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन नामक चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से इन स्टेटमेंट्स में जो है मिस्टेक्स जो हैं उसको सुधार करके और क्या करिए, रीराइट करिए, यानी ठीक करने का प्रयास करिए. लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट had an open mind about whether the country should be democratic or not after independence. लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे या स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, हैड एन ओपन माइंड, उनका मस्तिष्क पूरी तरह से, यानी उन्होंने ओपन माइंड बना लिया था, अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि स्वतंत्रता के बाद देश डेमोक्रेटिक रहेगा अथवा नहीं. डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र रहेगा अथवा नहीं. तो इसमें कहाँ गलती है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट हटा देना है. पूरी तरह से उन्होंने मन बना लिया था कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी, तो और नॉट हट जाएगा. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट द कंट्री बीइंग डेमोक्रेटिक आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो यहाँ पे शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट, तो इसको हटा के बीइंग डेमोक्रेटिक आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा. सेकंड है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान सभा के सदस्य लोग थे, हैड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन लोगों के पास जो है सेम दृष्टिकोण थे संविधान के प्रत्येक पहलू को लेकर, प्रत्येक प्रोविजन को लेकर, प्रावधान को लेकर एक समान जो है क्या थे, दृष्टिकोण थे. तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर टू रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग देम. तो उनके जो है व्यूज एक समान नहीं थे, ठीक है, तो उन व्यूज को एक समान करने के लिए क्या किया गया, सिस्टमैटिक वे में, ओपन माइंड के साथ और कंसेंसुअल मैनर के साथ. ठीक, सेंसुअल मैनर यानी कंसेंसुअल मैनर के साथ सारे अंतर को, सारे विरोधों को क्या किया गया, सिस्टमैटिक वे में लाया गया. फिर अगला है, ए कंट्री दैट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डेमोक्रेसी. एक संविधान से चलने वाला देश लोकतांत्रिक होता है, ये निश्चित है. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए कंट्री हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डेमोक्रेटिक. यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश में संविधान हो वो डेमोक्रेटिक ही हो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री कैन इवन मेक प्रोविजंस फॉर डिक्टेटरशिप और मोनार्की. ठीक है, किसी देश का संविधान किसी देश के शासक या तानाशाह के लिए प्रोविजंस का निर्धारण कर सकता है. जैसे द सोवियत संघ है, यानी जो एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, सोवियत संघ भी एक डेमोक्रेटिक है कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो है क्या है कि मतलब फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है, यह डिक्टेटरशिप वाला. पाकिस्तान भी डिक्टेटरशिप का है और सोवियत यूनियन भी डिक्टेटरशिप कंट्री है. ठीक है, पाकिस्तान किस तरह से डिक्टेटरशिप है, चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है सर्वोच्च जो शक्तियां दी गई हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है किसका, तो वहाँ की सेना का. डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है.
ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू कीप अप, ये चौथा वाला है डी। डी क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी संविधान में सुधार नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द सुप्रीम ऑफ लॉ ऑफ कंट्री, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानून होता है, यह कानून की किताब होती है। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, एक संविधान को अमेंड किया जा सकता है विद द चेंजेस इन एस्पायरेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी जिस तरह से सोसाइटी चाहती है, समाज चाहता है उस देश का, उस तरह से वहां पे अमेंड होता है, संविधान में अमेंड किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। अमेंड का मतलब होता है क्या संशोधन, है ना, संशोधन किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड कीपिंग इन माइंड द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड कीपिंग इन माइंड द सोशल, या सामाजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर भी चेंज किया जा सकता है, यानी इसमें बदलाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड है। विच ऑफ दीज was the most silent underlying conflict in making of a democratic constitution in South Africa? साउथ अफ्रीका में जब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो कौन से ऐसे जो है साइलेंट फीचर थे जो संघर्ष के कारण बने थे, कन्फ्लिक्ट था। ठीक, तो बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, साउथ अफ्रीका और उसके पड़ोसियों देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो महिला पुरुष रह रहे थे वो उन दोनों लोगों के बीच में साइलेंट कन्फ्लिक्ट था। बिटवीन द वाइट मेजॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी, तो ये बिटवीन द वाइट मेजॉरिटी एंड ब्लैक माइनॉरिटी, जो गोरे और काले लोग थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, अर्थात संघर्ष था। तो यही आंसर सही हो जाएगा। मेजॉरिटी किसकी थी, वाइट लोगों की, और माइनॉरिटी किसकी थी, तो ब्लैक लोगों की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए प्रोविजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है दैट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है, कौन सा है जो उसका अंग नहीं है, अर्थात उसमें शामिल नहीं किया गया है प्रोविजन को, कौन से प्रावधान को? तो पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति, हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, इस राज्य का एक जो है नाम होगा, प्रमुख नाम। पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, नेम ऑफ द कंट्री। तो ये सब कुछ होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, लेकिन नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है। ठीक है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है, नेम नहीं दिया जाता है कि जो है, जो स्टेट है उसके हेड का कोई नाम दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। यानी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, ठीक है, तो पावर्स दो रूप में हैं, एक लेजिस्लेचर पावर होता है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर पावर, LAGISLATURE, है ना, लेजिस्लेचर पावर होता है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक शक्ति, और एक विधायी शक्ति। तो ये जो संवैधानिक शक्ति है, पावर्स ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, तो ये दिया रहेगा, ठीक, विधायी शक्ति दी रहेगी, और देश का नाम रहेगा, कंट्री का नाम। क्या नहीं शामिल होता है, तो ये वाला शामिल नहीं होता है, बी, ठीक है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैचिंग करना है, तो मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले जो है भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करते हैं, तो प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या होते हैं, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नो, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड सरोजिनी नायडू, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
ठीक है, ये इस तरह से आप इसको मैच कर लीजिएगा, हो सकता है मैच करने के लिए पूछा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेहरूज स्पीच ट्रैश्ड विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, नेहरू के स्पीच से लिया गया ये वाक्यांश है, ट्रैश्ड विद डेस्टिनी। ठीक है, भाग्य के साथ, या मतलब भाग्य क्या कहते हैं उसको, डेस्टिनी को भाग्य ही कहते हैं ना, ट्रैश्ड विद डेस्टिनी, यानी जो कुछ भी हमको मिलता है वो हमारे भाग्य के अनुसार मिलता है। तो आंसर करना है, इसके आधार पे ये 3 सेंटेंसेस हैं, तीन सेंटेंसेस का उत्तर देना है। व्हाई डिड नेहरू यूज एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस? पहली बार पहले सेंटेंस में नेहरू ने क्यों इस शब्द का प्रयोग किया, नॉट होली और इन फुल मेजर, पूरी तरह से नहीं? तो इसका आंसर होगा द एक्सप्रेशन नॉट होली और फुल इन फुल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस वाज यूज्ड बाय नेहरू। इसका प्रयोग नेहरू ने किया क्योंकि बिकॉज ही थॉट दैट द टास्क दे हैड अंडरटेकन, क्योंकि उन्होंने जो काम उठाया, जो बीड़ा उठाई है, वाज इनकम्प्लीट, वो जो है कंप्लीट नहीं हुआ, एंड इट वाजंट पॉसिबल टू फुलफिल द प्लेजेस, और जो है जो उन्होंने सौगंध ली थी, प्लेज जो उन्होंने प्लेज किया था, सौगंध उठाई थी, कसम खाई थी, वो पूरा नहीं हो पाया ऑल एट वंस बट वुड बी ग्रेजुअली फुलफिल्ड, यानी पूरा नहीं हो पाएगा, अचानक नहीं पूरा होगा जो उन्होंने कसम उठाई है, बल्कि वो धीरे धीरे पूरा होगा। फुलफिल्ड ग्रेजुअली अर्थात जो भी काम हम लेते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से एकाएक हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इनकम्प्लीट रहता है। वो कंप्लीट होगा कब? धीरे धीरे कंप्लीट होगा, ग्रेजुअली कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट प्लेस डिड ही वांट टू मेक द व्हाट प्लेस डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक, यानी वह कौन सी शपथ भारतीय संविधान के निर्माताओं को दिलाना चाहते थे, कौन सी शपथ दिलाना चाहते थे? तो बी है द प्लेस दैट ही वांटेड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक, जो प्लेस थी, जो कसम थी, जो सौगंध थी, या जो है जिम्मेदारी थी, जो भारतीय संविधान के निर्माताओं को वो देना चाहते थे, जो कसम दिलाना चाहते थे, वो क्या थी? वाज टू डेडिकेट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया, कि भारत के प्रति वे अपने जीवन का समर्पण कर दें, डेडिकेट कर दें, इंडियंस भारतीयों के लिए कर दें, एंड द ह्यूमनिटी एट लार्ज, और मानवता के लिए कर दें। ठीक है, ये वो प्लेस दिलाना चाहते थे। नेक्स्ट है द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हु वाज ही रेफरिंग टू? पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, महानतम व्यक्ति की जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है हमारे जनरेशन में, वो क्या है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के आंसुओं को पोंछे। तो ये किसके बारे में कहा गया है, किसको रिफर किया गया है? तो ही वॉज रिफरिंग टू महात्मा गांधी। तो नेहरू जो है किसको रिफर कर रहे थे? महात्मा गांधी को रिफर कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हियर आर सम ऑफ द गाइडलाइन वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ गाइडलाइंस हैं और वैल्यूज हैं, एंड देयर मीनिंग, और उनके अर्थ हैं। रीराइट देम बाय मैचिंग देम करेक्टली। ठीक है, इनको ठीक से लिखिए मैच करके। सोवरियन का मतलब क्या होता है? सोवरियन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु उसको बोलते हैं सोवरियन, यानी जो अपने आप में ही सर्वशक्तिमान होता है। तो संप्रभु क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट नॉट विल फेवर एनी रिलीजन, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजन। तो यही हो जाएगा सोवरियन का मतलब पहला, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू टेक और मेक डिसीजंस। ठीक है, कि किसी भी देश के लोग स्वयं अपना निर्णय ले सकें और डिसीजन मतलब निर्णय ले सकें। ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र तो क्या हो जाएगा? हाँ, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन।
ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति हो, हेड हो, प्रमुख व्यक्ति हो, वो एक इलेक्टेड पर्सन के रूप में हो। ठीक। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। तो भाईचारा किसका? तो पीपुल शुड लाइक लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, जो देश के लोग हों वो भाई बहन के समान ही रहे, तो ये भाईचारा। सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। तो गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, यानी सरकार का या शासन का या देश का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये है आपका आंसर, मिला के लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन नवंबर 26? 26 नवंबर को आपका स्कूल किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाता है, संवैधानिक दिवस मनाता है? प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी, वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं किस प्रकार से? तो जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसके द्वारा जो कुछ भी प्रोविजन है और उसमें जो बातें सिखाई गई हैं, ठीक है, उन बातों को हम स्वीकार करते हैं। ड्यूरिंग दैट डे, इस दिन हम आवर टीचर्स डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। इस दिन हम अपने अध्यापकों के साथ हमारे संविधान के नियम कानूनों को लेकर, हमारे संविधान के प्रावधानों को लेकर, ठीक है, एक डिस्कस करते हैं, अर्थात वाद संवाद करते हैं। ठीक। एज ऑफ जनवरी 26, 1950, which is Republic Day, the Constitution became effective on November 1949, 26 नवंबर 1949। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसकी वजह से हमें रिपब्लिक डे, उस दिन रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं उस दिन को। लेकिन इससे पहले 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान इफेक्टिव हो गया था, अर्थात इसकी शुरुआत हो गई थी। इसलिए हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया ए डेमोक्रेसी। ठीक है, ये विभिन्न मत हैं जिससे कि भारत को डेमोक्रेसी माना जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। हाउ मच इम्पोर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स? आप कितना महत्व देते हैं इन सारे तथ्यों को? तो पहला है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ए गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। गणतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक उपहार है, यानी गणतंत्रता, भारत की गणतंत्रता या भारत में गणतंत्र या लोकतंत्र अंग्रेजों या अंग्रेज शासन द्वारा दिया गया एक उपहार है। वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विथ रिप्रेजेंटेटिव और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर ब्रिटिश रूल। हम क्या करते हैं? हम जो है अंडर ब्रिटिश रूल, यानी हमने क्या किया? तो वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क, हमने जो है एक प्रकार की ट्रेनिंग पाई, किसके अंडर में? तो अंडर ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी शासन के अंडर में हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने की एक क्या पाई? ट्रेनिंग पाई। तो इसका आंसर है ए वाला। दो आई वुड एक्नॉलेज मैनी गुड थिंग्स वर लर्नड फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर्स। यद्यपि मैं मानता हूँ या हम जानते हैं कि बहुत अच्छी जो है बातें हमने सीखी, ब्रिटिश रूलर्स के अंडर में रह के हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। एंड डेमोक्रेसी बीइंग वन ऑफ देम, और उनमें से डेमोक्रेसी एक है, यानी लोकतंत्र एक है। आई वुडंट से दैट डेमोक्रेसी वाज ए गिफ्ट गिवन बाय देम। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी जो है अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। इंडियंस हैड टू स्ट्रगल ए लॉट, क्योंकि भारतीयों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। एंड मेक मैनी सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा बलिदान दिए, टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी सत्ता से स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत अधिक लोगों ने बलिदान दिया, कई बलिदान हुए। दीज सर्कमस्टेंसेस हेल्प्ड पीपल टू गेन एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस। ये परिस्थितियाँ
जो है जिसमें लोगों ने तमाम प्रकार के अनुभवों को प्राप्त किया इन सारी परिस्थितियों की वजह से। ठीक है, हम लोगों ने अंग्रेजों के रूल्स में रहकर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रकार का प्रशिक्षण लिया, या कानून बनाने का, डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करने का हमें प्रशिक्षण मिला। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें रही हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का संघर्ष रहा, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, हैंग किए गए, फांसी लटकाया गया, गोली मार दिया गया। नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज्ड द कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन एंड डेनियल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस। फ्री इंडिया could not be anything but democratic. फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद जो स्वतंत्रता का संघर्ष था, वो जो है क्या कर रहा था, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, यानी जो औपनिवेशिक दोहन था, एक्सप्लॉइटेशन था, यानी अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर लिया था, एंड डैनियल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस। ठीक है, तो जो दोहन था और फिर जो तमाम प्रकार के अंतर या मतभेद या विभेद की शुरुआत कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो एक चैलेंज के रूप में था भारतीयों के लिए। तो फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। स्वतंत्र होने के बाद भारत और कुछ नहीं बन सकता था, ठीक है, डेमोक्रेटिक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। तो यस, फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक, यानी भारत केवल गणतंत्र ही बन सकता था, बिकॉज द पीपल हैड ऑलरेडी सफर्ड ए लॉट अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि जो है भारत के लोग ब्रिटिश रूल के अंडर या अधीन में रहकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, सफ़र कर चुके थे। दिस मेड देम रियलाइज, इससे उन्हें महसूस हुआ, दैट फॉर पीपल टू हैव ए से इन रूलिंग द कंट्री, कि अब जनता को देश के ऊपर शासन करना चाहिए। इट वॉज नेसेसरी टू मेक इंडिया ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यही कारण है कि भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया। नेक्स्ट है वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस। ठीक है, हम बहुत जो है भाग्यशाली हैं कि हमारे जो नेता लोग थे वो डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले थे, लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक विचारधारा वाले थे। द डेनियल ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल other newly independent countries show the important role of these leaders. The Daniel democracy in several other newly independent countries. और जो दूसरे नए जो है स्वतंत्र देश बने हैं, उसमें जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उनकी अपेक्षा हमारे जो देश के लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? इट इज़ इंडीड ट्रू दैट वी वर लकी टू हैव लीडर्स। बहुत सही बात है कि हमारे पास ऐसे नेता थे, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले रखते रहे, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले यानी अर्थात लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग रहे। इट इज़ बिकॉज ऑफ these ideals that India's freedom struggle can be considered as the only example of bloodless freedom struggle in contemporary history. These ideals that India's freedom struggle can be categorized. ठीक है, ये जो स्ट्रगल हुआ भारत में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज आइडियल्स। ये जो आइडियल्स थे, आइडियल्स का मतलब ये जो आदर्श थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, ये जो है ब्लडलेस फ्रीडम हो सकता था। ठीक, ब्लडलेस फ्रीडम अर्थात बिना जो है रक्तपात की स्वतंत्रता हमको मिल सकती थी ऐसे संघर्ष के रूप में। देयरफॉर एब्सेंस ऑफ सच आइडियल्स हैज मेड मैनी कंट्रीज अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, तो बहुत सारे देश जो है अभी भी अनडेमोक्रेटिक हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे आइडियल्स, ऐसे आदर्शवादी नेताओं की कमी है, इसीलिए वो देश अभी भी अनडेमोक्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वुमन पब्लिश्ड इन 1912। 1912 ईस्वी में एक बुक पब्लिश्ड हुई थी, मैरिड वुमन। ठीक है, वहाँ से कुछ लिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट, एक पैराग्राफ लिया गया है, इसको पढ़िए।
गॉड हैज मेड द फीमेल स्पीसीज डेलिकेट। ईश्वर ने जो महिला प्रजाति है उसको बहुत ही सौम्य बनाया है, एंड फ्रेगाइल, और बहुत ही कोमल बनाया है, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से, यानी फिजिकली शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से बहुत ही सौम्य और जो है फ्रेगाइल बनाया है, सौम्य सुंदर बनाया है, पिटिएबल, इनकेपेबल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है, और जो है बहुत ही दयनीय स्थिति प्रदान कर दी है क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती हैं, इनकेपेबल अर्थात वे आत्मरक्षा के लिए क्या है, इनकेपेबल है, अयोग्य है। दे आर डेस्टिन्ड थस बाय गॉड टू रिमेन इन मेल प्रोटेक्शन, ठीक है, ईश्वर ने उनको मेल प्रोटेक्शन के अधीन रहने के लिए ही बनाया है, ऑफ द फादर, और मेल कौन से होंगे, कभी पिता के अधीन, कभी पति के अधीन, कभी पुत्र के अधीन, ऑल देयर लिव्स, यानी पूरा जीवन भर जो है इन्हीं लोगों के अधीन रहकर वो होकर रह जाती है। वुमेन शुड देयर फॉर नॉट डिस्पेयर बट फील ऑब्लाइज्ड, महिलाओं को जो है चिंतित नहीं होना चाहिए, डिस्पेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि कृतज्ञ होना चाहिए, दैट दे कैन डेडिकेट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ मेन, कि वे पुरुषों के, यानी उनका जीवन पूरी तरह से पुरुषों की सेवा में लगा रहे, इसके लिए उन्हें अब आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए। डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस पैरा रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज अंडरलाइंग और कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपको लगता है कि इस पैराग्राफ में जो कुछ भी बातें कही गई हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं, और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, या फिर यह संवैधानिक वैल्यूज, संवैधानिक मत के खिलाफ है। द गिवन पैराग्राफ डज नॉट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग वैल्यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे कि महिला को, ठीक है, आत्मग्लानि फील हो, उसे कमजोर नहीं बताया गया है, ठीक। इट रिफर्स टू द पैट्रियार्कल व्यूज, ये जो ऊपर जो है एक्सट्रैक्ट है अर्थात अंश लिया गया है, वाक्यांश है, ये पैट्रियार्कल, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, पितृसत्ता है ना, पितृसत्ता, तो इसमें पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण नजर आता है, एंड इंडोर्सेस द थॉट ऑफ द इनइक्वालिटी इन जेंडर्स, डेंजर्स नहीं, जेंडर्स लिखा हुआ है, एंड इंडोर्सेस द थॉट ऑफ द इनइक्वालिटी इन जेंडर्स, और जो लिंग की इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको बढ़ावा देता है ये, ठीक है, कौन, ऊपर जो लिखा हुआ है वो। इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यह संविधान के वैल्यूज यानी संविधान के जो अपने मूल्य हैं उसके खिलाफ बताता है। वैल्यूज का मतलब मूल्य अर्थात संविधान की बातें, जो सिखाई गई बातें हैं संविधान में, जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उसके अगेंस्ट है। बिकॉज इन द पैराग्राफ वुमेन आर शोन एज इंफीरियर, क्योंकि महिलाओं को उपरोक्त पैराग्राफ में क्या बताया गया, कमजोर, इंफीरियर, अनइक्वल, एज वीक, यानी उन्हें कमजोर बताया गया है, असमान बताया गया है, फ्रगाइल बताया गया है अर्थात कोमल बताया गया, हु शुड सर्व मैन, जो पुरुषों की सेवा में लगी रहती हैं। However, the Constitution has provided equal rights for to women, ठीक है, यद्यप संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए हैं। दे इंजॉय द राइट टू वोट, वे वोट दे सकती हैं, कैन टेक अप एनी जॉब, किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकती हैं, एंड आर पेड इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क, और एक प्रकार के काम के लिए उन्हें इक्वल वेजेस प्राप्त होते हैं अर्थात एक समान सी सैलरी प्राप्त होती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़िए। गिव रीजन व्हाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट ट्रू, और कारण बताइए कि इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं अगर सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, अगर फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स है। द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट एनी अदर लॉ, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम कानून हैं वे दूसरे नियमों जैसे ही, ठीक है, हैं, जैसे ही हैं, तो ये सही है, नॉट ट्रू, लिखा है वो ना, नॉट ट्रू,
एन ऑर्डिनरी लॉ इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एक सामान्य नियम जो है पार्लियामेंट में पास किया जाता है, एंड कैन बी चेंज्ड इट बाय इट, और पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है, बट इट्स ओन विल, ठीक है, ऑन इट्स ओन विल, और पार्लियामेंट की इच्छा के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ग्रेटर अथॉरिटी, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होता है वो उससे बड़े अथॉरिटी का होता है, ग्रेटर अथॉरिटी, एंड द पार्लियामेंट हैज टू अबाइड बाय देम, ठीक, एंड पार्लियामेंट हैज टू अबाइड बाय देम, और पार्लियामेंट को उन कानूनों को मानना पड़ता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। फॉर अमेंडिंग दीज रूल्स ए स्पेशल प्रोसीजर हैड टू बी अडॉप्टेड, और इन कानूनों को बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रावधान को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक। बी है कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन लेज, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, कि सरकार की तमाम प्रकार, यानी सरकार के कई अंगों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, यानी सरकार की कई शाखाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो क्या है, इट्स ट्रू, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार के निर्माण में कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रकार के जो है फ्रेमवर्क को बताया गया है। इट हैज पुट इन प्लेस द स्ट्रक्चर, इसका एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पावर होता है, शक्ति होती है, एंड फंक्शंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स, और यह अपने तीन अंगों के तहत काम करता है, ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के तीन अंगों के तहत काम करता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसकी जो है गवर्नेंस की तीन ऑर्गन्स हैं, और कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, एंड जुडिशरी न्यायपालिका, ये तीन अंग हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक। उसके बाद सी क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नागरिकों के राइट्स हैं, अधिकार हैं, और जो उनकी लिमिट्स हैं, ठीक है, शक्तियों की सीमितता है गवर्नमेंट की, वह कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो यह भी सत्य है, ट्रू, इट इज ट्रू, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो सिटीजन्स यानी नागरिकों के अधिकार बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो न्याय द्वारा प्रवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं, इसका मतलब है प्रवर्तनीय, 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 ठीक है, परिवर्तनीय नहीं लिखा है, प्रवर्तनीय, यानी संविधान इसको लागू करवाता है। The powers and functions of the government are divided into the executive, legislative and judiciary, ठीक, जो सरकार के कार्य हैं और शक्तियां हैं उनको तीन में विभाजित किया गया है, तीन तो तीन पार्ट्स में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन सी हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका। इट इज डन टू कीप ईच ऑर्गन अंडर चेक बाय द अदर ऑर्गन्स टू इंश्योर द पावर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसलिए किया गया है ताकि जो है अगर कोई भी अंग काम ना करे तो दूसरा अंग उसकी सहायता करे, उसको असिस्ट करे, ठीक है, उसकी शक्तियों की देखभाल करे, सरकार की शक्तियों की देखभाल, अगर एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता है तो लेजिस्लेटिव उत्तरदायी होगा, लेजिस्लेटिव काम नहीं करता है या दोनों काम नहीं करते हैं तो जुडिशरी उसकी देखभाल करेगा, ठीक। फिर उसके बाद डी दिया है, डी कौन सा क्या कह रहा है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस नॉट अबाउट वैल्यूज, संविधान क्या होता है, एक संस्था होती है, ठीक है, एक वैल्यू नहीं होती, यानी इसका कोई जो है मूल्यांकन नहीं होता, मूल्य नहीं होता, तो ये नॉट ट्रू है, ये सत्य नहीं है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का जो है संविधान ही सबसे बड़ा नियम कानून होता है। इट लेज डाउन द कंपोजिशन पावर्स, यह संवैधानिक शक्तियों का निर्माण करता है, एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के तमाम प्रकार के संस्थाओं के रूप में काम करता है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन इज गाइडेड बाय वैल्यूज, और कॉन्स्टिट्यूशन
जो है वैल्यूज के द्वारा गाइड होता है, ठीक है, दिशा निर्देश दिया जाता है, विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, जो प्रियम्बल के रूप में अर्थात प्रस्तावना के रूप में या आमुख के रूप में दिया जाता है। प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज सच एज इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सेकुलरिज्म, जस्टिस आर इंक्लूड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में जो सिद्धांत हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है, जो मोरल वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, और प्रिंसिपल्स हैं अर्थात सिद्धांत हैं, वो किसके हैं? इक्वलिटी, समानता के, लिबर्टी, स्वतंत्रता के, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड मतलब वही भाईचारा, सेकुलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता, न्याय, प्रणालता, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में शामिल किए जाते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर को प्राप्त करें। तो मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।